पीयर द फ्यूचर अकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने आईआईटी पॉलिटेक्निक का जो फिज़िक्स का जो पोर्शन था उसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं उस पाँचों चैप्टर में हमने आपको जो फार्मूले बताए हैं, यहाँ पर कुछ हर चैप्टर के कम से कम 10 न्यूमेरिकल तो बताए ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करते रहना है। केवल लेक्चर सुनने से जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये मोबाइल वाली जो स्टडी होती है वो बहुत कम देर तक ठहरती है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको आप नोट करिए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि हर लेक्चर का जो मतलब हर चैप्टर का जो लास्ट वाला लेक्चर होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करते थे, उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस पूरे चैप्टर का जो है एक पूरा नोट्स और उसके साथ साथ कुछ और प्रैक्टिस के लिए 10 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, ये हर चैप्टर का आपको दिया गया है। तो आपको ये काम करना है कि सारे चैप्टर के जो है नोट्स को डाउनलोड कर लेना है और उसको अपनी कॉपी में फिर से एक बार लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपना एक खुद का अच्छा सा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और सब चीज़ों को एक बार लिखेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, केवल लेक्चर नहीं देखना है, आपको लेक्चर को देखने के साथ साथ एक हर जो है चैप्टर का एक कंप्लीट वर्क जो है करते रहना है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण एवं समांतर बल। देखिए, ये चैप्टर मुझे लगता है कि अब तक का शायद सबसे छोटा ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको केवल 2 से 3 फार्मूले आपको समझने हैं। एक तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है और दूसरा समांतर बल का फार्मूला क्या आता है, इन दोनों ही केस में, ठीक है। तो ये चैप्टर में केवल 2 फार्मूले हैं और उसी पर घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग आज ही के लेक्चर में इसके फार्मूले भी पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। और पर डे आपको आगे से मैंने बता भी दिया था कि आगे से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के मतलब फार्मूले, उसकी थियरी और उसका न्यूमेरिकल, ये सारा का सारा केवल आपको एक कंप्लीट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए सुविधाजनक भी होगा, एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मुख्य पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि आघूर्णों का नियम क्या होता है, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है समांतर बल। समांतर बल क्या होता है, ये जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें बस हमको पढ़नी है आज की क्लास में। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, देखिए बल तो आप समझते ही हैं, बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और वो बल उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करने लगी, तो ऐसे में हम लोग बल के आघूर्ण की बात करते हैं। यानी आघूर्ण का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हमारे द्वारा लगाया गया बल किसी वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि ये दरवाज़ा होता है ना, ये मान लीजिए इसका दरवाजे का ये एक्सिस है जिससे दरवाज़ा जहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दरवाज़ा है। तो जैसे ही हम लोग दरवाजे पर यहाँ पर ये जो हैंडल लगा होता है इस पर बल लगाते हैं तो फिर ये दरवाज़ा या तो अंदर की ओर या तो फिर बाहर की ओर खुलता है। इसका मतलब कि हमारे द्वारा लगाया गया जो बल है वो इस पिंड को, इस दरवाजे को घुमाने में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बल के आघूर्ण की बात करते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको आघूर्ण महसूस कराएंगे उतना ज़्यादा ये घूमेगा, है ना, उतना ज़्यादा इसको बल महसूस होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इस अक्ष, ये अक्ष है और इस अक्ष से कुछ दूरी पर ये बिंदु, मान लीजिए इसको डी दूरी पर, यहाँ पर हमने इस पर बल लगाया है, ठीक है। तो बल का जो आघूर्ण होता है वो कैसे निकाला जाएगा, तो फार्मूला याद रखिए कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। और कौन सी दूरी, तो ये जिस अक्ष के परितः ये घूम रहा है उस अक्ष से, इस वाले अक्ष से इस बल के बीच की ये लंबवत दूरी, ठीक है। ये वाली दूरी हमको नहीं लेनी है और ना ही ये वाली दूरी हमको लेनी है, इस अक्ष और इस बल के बीच की लंबवत दूरी हमको लेनी है। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। तो अक्ष और उस बल के बीच की लंबवत दूरी लिखेंगे। अब मान लीजिए देखिए बल आघूर्ण को जो है टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं और ये दूरी है तो दूरी को हम डी बोल दे रहे हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है।
अब अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक भी देख लेते हैं। इसका मात्रक आ जाएगा बल आघूर्ण का, यानी टाउ का मात्रक बराबर, टाउ का मात्रक कैसे आएगा, तो टाउ का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है एमकेएस सिस्टम में न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी जब भी हम किसी पिंड पर कोई बल लगाएं और वो बल उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करे तो हम उसके बल आघूर्ण की बात करते हैं। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, टाउ बराबर एफ इंटू डी। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये तो रही बात बल आघूर्ण की। और इसमें हमने कितने बल लगाए हैं, तो केवल हमने एक सिंपल सा बल लगाया है इस अक्ष ओ ए के परितः इस पिंड को घुमाने के लिए, इस दरवाजे को घुमाने के लिए। लेकिन मान लीजिए अब यहीं पर एक और बात आती है, इसी बल आघूर्ण वाले हेडिंग में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, और वो हेडिंग क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण, तो जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो भी बिल्कुल बल आघूर्ण जैसा ही है, इसलिए मैंने आपको अलग हेडिंग नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग नहीं डाला हुआ था। तो बलयुग्म का आघूर्ण, अब देखिए नाम से ही क्लियर है, यह बल का आघूर्ण था तो एक सिंगल बल लग रहा था। अब बलयुग्म का आघूर्ण है तो इसमें बल का युग्म होगा, यानी दो दो बल लगेंगे। ठीक है, तो बलयुग्म की बात कहाँ होती है, सबसे पहले तो ये देखिए, मान लीजिए ये कोई पिंड है, यदि किसी पिंड पर दो दो बल काम करे, बलयुग्म का मतलब दो बल होने चाहिए, और दोनों बल की एक खासियत हो कि वो दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हो। तो ये बिंदु अगर हम मान ले रहे हैं ए बिंदु है और ये है बिंदु बी, तो अगर इस पिंड के दोनों सिरे बिंदु ए और बिंदु बी पर दो बल काम करें और दोनों परिमाण में यानी उनकी मात्रा बिल्कुल बराबर हो लेकिन दिशा एकदम विपरीत हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक बल हम मान लेते हैं इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इसको बोल दिया बल F1, इसको बोल दिया बल F2। तो अगर किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत बल काम कर रहे हो लेकिन उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के सीध में ना हो, है ना, एक दूसरे के सीध में नहीं है, एक ही क्रिया रेखा नहीं है, इसकी क्रिया रेखा मतलब कार्य करने की जो रेखा है वो ये है और इसकी जो क्रिया रेखा है वो ये है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच में कुछ यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत बल काम करे लेकिन उनकी क्रिया रेखा एक समान ना हो या एक ही ना हो, तो ये दोनों जो बल होते हैं वो बलयुग्म बनाते हैं, इसी को बलयुग्म कहेंगे। ठीक है ना, दोनों बराबर एवं विपरीत होने चाहिए और क्रिया रेखा समान नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण निकालने, फिर अब देखिए चूंकि ये बलयुग्म लग रहा है तो ये भी इस पिंड को क्या करेगा, इस अक्ष के परितः देखिए एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, तो ये इस तरीके से घूमने लगेगा, यानी घूमने का प्रयत्न करेगा ऐसे। तो यहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, बल आघूर्ण की। तो हम यहाँ पर निकालेंगे बल आघूर्ण, लेकिन चूंकि ये बल नहीं बलयुग्म है तो लिखेंगे बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर लिखेंगे बल गुणे लंबवत दूरी, यानी फिर से वही फार्मूला है। ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कौन सा बल हमको लिखना पड़ेगा, दो दो बल काम कर रहे हैं F1 और F2। तो आपने बलयुग्म की परिभाषा में ही बोला है कि दोनों बल बिल्कुल बराबर है, इसलिए बल की जगह पर आप चाहे F1 लिखिए और आप चाहे F2 लिखिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, और गुणे उनके बीच की दूरी यानी दोनों बलों के बीच की दूरी, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, d। ठीक है, इस d को बल की भुजा भी कहते हैं, ये जो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है इसको बल की भुजा भी कहते हैं। तो लिख सकते थे बल गुणे बल की भुजा या बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है ना, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण टाउ के लिए फार्मूला आ जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे बल हो चाहे बलयुग्म हो, दोनों का आघूर्ण निकालने के लिए हमको केवल बल और उस जिस भी अक्ष के परितः ये घूम रहा हो, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वो और बल के बीच की दूरी लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों, इस अक्ष के बीच की दूरी नहीं, अक्ष और बल के बीच की दूरी नहीं, क्योंकि दो दो बल है तो दोनों बलों के बीच की ये दूरी होगी। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे उस बिंदु से बल की लंबवत दूरी, और बल युग्म का आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने पढ़ी है, बल और बल युग्म का आघूर्ण, मतलब बल का आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण, और इसके साथ आपने इसका मात्रक भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा आघूर्णों का नियम, कि आघूर्णों का क्या नियम होता है। अभी तक तो आपने निकाल ही लिया बल युग्म का आघूर्ण या बल का आघूर्ण। अब इस आघूर्ण का नियम क्या होता है, देखिए बल का जो आघूर्ण है इसका नियम ये होता है कि किसी भी बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए कोई भी पिंड है,
किसी भी बिंदु के चारों ओर कुछ बल इधर काम कर रहे होंगे, कुछ बल इधर काम कर रहे होंगे, तो किसी भी बल के चारों ओर जो आघूर्णों का कुल योग होता है वो 0 के बराबर होता है ना। तो अगला देख लेते हैं आघूर्णों का नियम। आघूर्णों का नियम, आघूर्णों का नियम। और आघूर्णों का नियम क्या कहता है कि किसी भी बिंदु के परितः सभी आघूर्णों का कुल बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अर्थात इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी बिंदु के चारों ओर वामावर्त आघूर्णों का योग, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर, वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर होता है दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। ठीक है, ये हो गया आघूर्णों का नियम। इसी को एक दूसरे भी तरीके से बोला गया कि किसी भी बिंदु के परितः समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर आप ऐसे ही बोल दीजिए किसी भी बिंदु के परितः वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए, नोट में, इस पॉइंट को नोट में जरूर लिखेंगे कि कभी भी अगर कोई वामावर्त आघूर्ण हो, वामावर्त आघूर्ण का मतलब कि कोई भी ऐसा बल जो पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, तो वामावर्त आघूर्ण, अब वामावर्त आघूर्ण यानी कि इंग्लिश में इसको याद रखिए, वामावर्त का मतलब आप समझते रहिए, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कभी भी आघूर्ण काम करता है तो उसका जो नेचर होता है, यानी उसका जो मतलब चिन्ह आता है वो कैसा आता है, तो ये आता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। यानी किसी पिंड पर अगर वामावर्त आघूर्ण काम कर रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली दिशा, ठीक है, घड़ी के बिल्कुल विपरीत दिशा, जैसे क्लॉक घूमता है उसके एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर कभी भी कोई पिंड कोई भी बल का आघूर्ण काम कर रहा है तो उस बल आघूर्ण का मान धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए कि अगर वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या कि दक्षिणावर्त, तो अगर दक्षिणावर्त आघूर्ण काम कर रहा हो, अगर दक्षिणावर्त आघूर्ण काम कर रहा हो तो इसका मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। और दक्षिणावर्त का मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको आप याद रखिए क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज जो है काम कर रहा होगा तो ऋणात्मक आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा तो धनात्मक आएगा। और आप उसके लिए चित्र ये बना सकते हैं, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो दक्षिणावर्त आघूर्ण ऋणात्मक और वामावर्त आघूर्ण को सदैव धनात्मक लिया जाता है। आघूर्णों का नियम कहता है कि वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। आघूर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो बल का आघूर्ण बराबर बल गुणे अक्ष और उस बल के बीच की लंबवत दूरी, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, इतनी चीजें अभी तक आपने कवर कर ली। लास्ट वाला टॉपिक इस चैप्टर का है, क्या है, समांतर बल। देखिए समांतर बल नाम से ही क्लियर है, समांतर बल का मतलब कि ऐसे बल जो एक दूसरे के समांतर हों, यानी जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, उनको हम लोग समांतर बल कह सकते हैं। ठीक है, समांतर बल का मतलब कि ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, उनको हम लोग समांतर बल कहते हैं। अब दो तरह के समांतर बल हो सकते हैं, एक तो सदिश समांतर बल और दूसरा अदिश समांतर बल। सदिश समांतर बल का मतलब क्या, अब देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का ये भी मतलब होता है, ये भी एक दूसरे के समांतर कहलाते हैं और ये भी एक दूसरे के समांतर कहलाते हैं। तो जब समांतर बल की बात होती है तो परिभाषा में इतना ही कहा गया कि यदि दो बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उनको समांतर बल कहते हैं। ठीक है, देखिए परिमाण का बराबर होना जरूरी नहीं है, बस क्रिया रेखा का समांतर होना जरूरी है समांतर बल में। जबकि बल युग्म में आपने क्या देखा था, दोनों बल परिमाण में भी बराबर थे और उनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग थी। ठीक है, तो यदि दो बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं। ये बल दो प्रकार के होते हैं, पहला है सदिश समांतर बल, सदिश समांतर बल, और दूसरा अदिश समांतर बल। अब सदिश समांतर बल का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है दो ऐसे समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो होंगी ही क्योंकि समांतर बल है, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समान दिशा में है ना, एकदम समान दिशा में अगर दो समांतर बलों की क्रिया रेखाएं हो जाएं तो ऐसे समांतर बलों को हम लोग सदिश समांतर बल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अब ये चित्र यहाँ से देखिए और यहीं से फार्मूला भी निकल जाएगा।
मान लीजिए कि दो बिंदु हम ले रहे हैं, बिंदु ए और ये है बिंदु बी, ठीक है। अब समांतर बल है, अगर दो समांतर बलों की बात करने जा रहे हैं तो उनकी क्रिया रेखाएं तो एक दूसरे के समांतर होंगी। अब समांतर में मैंने आपको दिखाया कि एकदम सेम डायरेक्शन हो सकता है और जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो सदिश समांतर बल का मतलब कि दो ऐसे समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में हो, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बल काम कर रहा है P और यहाँ पर एक बल काम कर रहा है Q। अब आप देखिए कि P और Q इन दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और दिशा भी एक समान है। तो ये दोनों के दोनों जो बल हैं वो सदिश या समदिश समांतर बल कहलाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु C अगर हम माने तो इन दोनों बलों का जो परिणामी काम करता है वो इसी बिंदु C पर काम करता है। और उस परिणामी को हम लोग अगर R से प्रदर्शित करें, देखिए ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, इस पर कई न्यूमेरिकल्स हैं। इस चैप्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। तो यदि बिंदु A पर एक बल P, बिंदु B पर एक बल Q काम कर रहा हो तो इन दोनों का परिणामी बिंदु C पर काम करेगा, अर्थात ये दोनों बलों की वजह से इसी बिंदु C के अक्ष के C के परितः ये पिंड घूम सकता है, ठीक है ना। और इस बिंदु को बोलते हैं आलंब। जिस बिंदु के परितः यह पिंड घूमता है उसको बोलते हैं आलंब बिंदु, ठीक है। तो अगर आलंब बिंदु C हो तो परिणामी बल R हो, तो इस चित्र के अनुसार चूंकि ये देखिए समांतर दिशा में है इसीलिए R बराबर कितना आ जाता है, तो परिणामी बल R बराबर होता है P प्लस Q। एक तो ये फार्मूला हुआ। दूसरा जो आपने अभी पढ़ा आघूर्णों का नियम, तो आघूर्णों का नियम यही तो कह रहा था कि किसी भी बिंदु के परितः वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग, ठीक है। तो वामावर्त आघूर्णों की अगर यहाँ पर बात करें तो आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल और गुणे में ये जिस अक्ष के परितः ये घूमेगा उसके बीच की दूरी। तो क्या लिख सकते हैं, यानी P गुणे में इसके और इसके बीच की दूरी यानी परिणामी और इस बल के बीच की दूरी A इंटू C बराबर। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो Q और गुणे में परिणामी और इस बल के परिणामी मतलब ये अक्ष जिस अक्ष के परितः घूमेगा वो और इस बल के बीच की दूरी यानी क्या हो जाएगा BC। तो P गुणे AC बराबर Q गुणे BC, ठीक है। तो सदिश समांतर बल के लिए ये फार्मूला आघूर्णों के नियम से आता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और इस पर कई न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अदिश समांतर बल। दो ऐसे समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों लेकिन विपरीत दिशा में हो उनको अदिश समांतर बल कहते हैं। और इसके लिए अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए फिर से यही बिंदु हमने लिया है B और ये वाला बिंदु क्या है A। बिंदु A पर जो बल काम कर रहा है वो है P, बिंदु B पर जो बल काम कर रहा है वो क्या है, वो है Q, ठीक है। यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो है Q। अब देखिए ये दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और समांतर भी हैं, तो ये अदिश समांतर बल हो गए। और इनका जो परिणामी होता है वो इधर आगे किसी बिंदु C पर काम करता है, यानी इसके बाहर मिलता है ये बिंदु, और उसको हम बोल दे रहे हैं अगर R, ठीक है। परिणामी को, रिजल्टेंट को R बोल रहे हैं। तो इस स्थिति में यानी जब ये विपरीत दिशा में दोनों बल काम कर रहे हैं तो परिणामी बल लिखने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर R बराबर कितना, देखिए यहाँ पर समान दिशा थी तो R बराबर P प्लस Q, यहाँ पर विपरीत दिशा है तो R बराबर क्या हो जाएगा P माइनस Q, ठीक है। तो अदिश समांतर बल में R बराबर परिणामी बल बराबर P माइनस Q, यानी दोनों बलों का अंतर। दूसरी बात, अगर आघूर्णों का नियम इस केस में हम लोग ये वाला लगाएं तो फिर से वही तरीका होगा हमारा कि पहला बल गुणे इस बल की इस बिंदु के बीच की दूरी, फिर दूसरा बल गुणे इस वाले बल की इस वाले परिणामी बिंदु से दूरी। तो फिर से लिखेंगे यानी बल P क्या आ जाएगा, P गुणे में इस वाले बल की परिणामी बिंदु से दूरी कितनी है तो AC, तो P गुणे AC बराबर फिर दूसरे वाले बल यानी Q गुणे और उसकी दूरी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक BC, तो P गुणे AC बराबर Q गुणे BC, ठीक है। तो ये हो गया आपका सदिश समांतर और अदिश समांतर बल। तो इस वाले चैप्टर में बस आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी और जो भी फार्मूले आपको दिख रहे हैं वो जो भी आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में होंगे वो केवल इस पर और एक जो मैंने आपको वही बता दिया बल आघूर्ण के लिए बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। इतने ही आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं और इसी पर सारे के सारे न्यूमेरिकल आएंगे। अब उन न्यूमेरिकल में कैसे इन फार्मूलों को यूज करना है वो हम लोग अब देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक तख्ते के सिरों पर 30 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम भार के दो बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। यदि तख्ते की लंबाई 5 मीटर है तो 30 किलोग्राम वाले बालक से आलंब की दूरी है। आलंब मैंने आपको बता दिया था, वो बिंदु जिसके परितः वो कोई भी पिंड जो है कोई भी वस्तु घूमती है उस बिंदु को ही बोलते हैं आलंब बिंदु, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तख्ता है और वो क्षैतिज है,
तो मान लेते हैं कि ये तख्ता है, 36 तख्ता है और इस पर जो है सिरों पर 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम भार के 2 बालक बैठे हैं। तो इधर मान लीजिए जो है 30 किलोग्राम वाला बालक बैठा है और इस वाले सिरे पर भी यहाँ पर 20 किलोग्राम वाला भार वाला बालक बैठा है। अब कह रहे हैं कि यदि तख्ते की कुल लंबाई 5 मीटर है, यानी ये पूरी जो लंबाई है, अगर इसको बिंदु ए बोलें, इसको बिंदु बी, तो पूरी जो इनके बीच की टोटल लंबाई है वो है 5 मीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि तख्ते की लंबाई 5 मीटर है तो 30 किलोग्राम वाले बालक से, ये जो 30 किलोग्राम वाला बालक है, इस बालक से आलंब की दूरी बताइए। आलंब का मतलब कि वो बिंदु जिसके परितः अब ये घूमेगा, ये दोनों बलों के प्रभाव से। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आलंब बिंदु सी होगा, ये आलंब बिंदु सी, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये आलंब बिंदु सी हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, अब आघूर्णों का नियम लगाएंगे कि वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। यहाँ पर वामावर्त एक आघूर्ण काम कर रहा है, दक्षिणावर्त भी एक ही आघूर्ण काम कर रहा है। ठीक है। और हमको ये दूरी का मान बताना है, ए से लेकर सी तक की दूरी। तो मान लेते हैं ये दूरी है एक्स, ये जो ए से लेकर सी तक की दूरी है इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो चूंकि देखिए पूरा टोटल जो है वो 5 है और इतने को एक्स मान लिया तो बचा कितना, 5 माइनस एक्स इधर का। ठीक है। और इस बिंदु सी, ये जो बिंदु सी है, सी के परितः अगर आघूर्ण लें, सी के परितः आघूर्ण लेने पर, तो सी के परितः जब आघूर्ण लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पहला बल गुणे ये दूरी, इनके बीच की दूरी, फिर दूसरा बल गुणे इनके बीच की दूरी। तो यानी 30 गुणे एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 20 गुणे 5 माइनस एक्स। ठीक है। इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 माइनस 20x, और यह पक्षांतर करेंगे तो 30 और 20 50x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100/50 इज इक्वल टू 2, और x ये दूरी है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है। तो इसका मतलब कि 30 किलोग्राम भार वाले बालक से उस आलंब बिंदु की जो दूरी होगी उसका मान आ जाएगा 2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है। तो ये हमने जो है आघूर्णों का नियम लगा के ये हमने लिख दिया। और आपने देखा भी था समांतर बल या फिर सदिश समांतर और अदिश समांतर बलों में कैसे हम फार्मूले को लिखते हैं। तो ये वही तो है, P गुणे AC बराबर Q गुणे BC। ठीक है। इसको P कह सकते हैं, इसको Q कह सकते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके क्वेश्चन थोड़े से, देखिए लैंग्वेज बहुत थोड़े बड़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है एग्जाम में आप लोग डर जाते हैं। ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपने इसका फार्मूला पढ़ लिया है, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, जो जो वैल्यू आप इसमें दी हुई है उसको फार्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि इस चीज़ का अगर चित्र आप बना लेते हैं तो ये आसान हो जाता है और ज़्यादा। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति दरवाजे को खोलने के लिए अक्ष से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 न्यूटन का बल लगाता है। अब मान लीजिए कि किसी, ये क्षैतिज दिशा है और मान लीजिए इस अक्ष के परितः जो है घूमने वाला कोई दरवाजा है। तो कह रहे हैं अक्ष से कितनी दूरी पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो कितना बल लगा रहा है, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर, ये मान लीजिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो 4 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है। एक दिशा हम दिखा देते हैं कि ये मान लीजिए 4 न्यूटन का बल एक दिशा में ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कह रहे हैं कि एक दूसरा वाला व्यक्ति जो अंदर खड़ा है, दरवाजे के अंदर खड़ा है, वो अक्ष से 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। तो अगर ये अक्ष है मान लीजिए, है ना, ये आलंबन बिंदु मान लेते हैं। तो अगर ये अक्ष है तो इससे ये 40 सेंटीमीटर दूर खड़ा है और 40 सेंटीमीटर दूर खड़ा होकर ये किधर बल लगा रहा है, तो कह रहे हैं कि कोई बल लगाकर दरवाजे को खुलने से मतलब खुलने नहीं देता है। अब बताइए अगर ये वाला व्यक्ति जो 60 सेंटीमीटर दूर खड़ा है वो दरवाजे को खोलने के लिए इस दिशा में बल लगा रहा है, तो जो व्यक्ति अंदर खड़ा होगा और दरवाजे को खुलने से रोकना चाहता है उसको तो इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कहाँ पर कैसा बल लगाएगा, तो बिल्कुल इसके विपरीत बल लगाएगा। और कितना बल लगा रहा है ये सवाल में दिया हुआ, कितना नहीं, बल का मान नहीं दिया हुआ, यही बल तो पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम मान ले रहे हैं Q, यही बल हमसे पूछ रहे हैं। P वाले बल का मान दिया हुआ है, Q वाले बल का मान नहीं दिया हुआ। और ये बिंदु हम मान लेते हैं, जिस बिंदु के परितः ये दरवाजा घूमेगा उस बिंदु को, आलंबन बिंदु को मान ले रहे हैं C। ठीक है। तो फिर से वही विपरीत जो अदिश समांतर जो बल होते थे उसमें जिस तरीके से आघूर्णों का फार्मूला लगाए थे वैसे यहाँ पर भी लगा देंगे। P गुणे AC बराबर Q गुणे BC। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणे 60 बराबर
इधर से आ जाएगा, इसको क्यू हमने माना है, क्यू गुणे में 40। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो ये 60 बराबर क्यू गुणे में 10। तो क्यू का मान आ जाएगा 60/10 यानी कि 6। और ये क्यू जो है हमने बल को माना हुआ है, इस दिशा में जो यहाँ पर बल था तो ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन का बस डायग्राम बना लेना है, फिर सदिश समांतर, अदिश समांतर या फिर बलागुण, इन्हीं तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है और यह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार छड़ को उल्टा सकता है, तो केंद्र से खूंटी की दूरी बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। ये समदंड जो है वो 2 मीटर लंबा है, तो ये मान लीजिए 2 मीटर लंबा एक समदंड हो गया और उसके एक बिंदु को मान लेते हैं बिंदु ए और ये हो जाएगा बिंदु बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर और इनका भार है 40 किलोग्राम। और छड़ का जो भार होता है, ध्यान रखिए, वो उसके हमेशा गुरुत्व केंद्र यानी केंद्र पर यानी बिल्कुल बीच में काम करता है। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 किलोग्राम। ठीक है, और ये बिल्कुल बीच में है तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना था? 2 मीटर था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बात करें कि ये जो समदंड है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित खूंटियों पर रखा गया है, यानी 2 खूंटियाँ यहाँ पर हमको लेनी पड़ेंगी। ये मान लीजिए एक खूंटी हो गई, एक खूंटी ये हो गई, इसको सी मान लीजिए, इसको डी, और इनके बीच की जो कुल दूरी है वो कितनी है? तो इनके बीच की जो कुल दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। करें कि यदि इस छड़ के एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटका दिया जाए, तो 10 किलोग्राम का भार लटका देते हैं। तो करें जब 10 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है तो ये छड़ जो है उलट जाती है। तो आपको बताना है कि इस केंद्र से इस खूंटी के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब भार लटकाने पर ये उलट जाता है, इसका मतलब कि ऐसी अवस्था में यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं काम करेगा, ये यहाँ से उलट जाएगा। तो जो भी प्रतिक्रिया बल होगी वो इस खूंटी सी पर काम करेगी। ठीक है, तो हमको केंद्र से इसी खूंटी सी की दूरी निकालनी है। तो मान लीजिए ये दूरी कितनी है? इस दूरी को हम बोल देते हैं x। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये वाली, चूंकि ये पूरा 100 था, ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों खूंटियों के बीच की दूरी थी 40, इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना बचा? 40 माइनस x। ठीक है, और बिंदु D पर कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं करेगा क्योंकि ये उलट जाता है। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं लगेगी, और जब यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लगेगी तो बिंदु C पर प्रतिक्रिया लगेगी, और जब बिंदु C पर प्रतिक्रिया लगेगी तो फिर हम लोग आघूर्णों का फार्मूला यूज करेंगे। 10 गुणे में ये दूरी, 10 गुणे में दूरी का मान कितना? 100 माइनस x बराबर, फिर इधर से 40 गुणे में ये दूरी कितना? x। ठीक, और यही x हमको पता करना है। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1000 माइनस 10x बराबर 40x। तो यहाँ से ये हल हो जाएगा, तो 50x बराबर कितना? 1000। तो x बराबर 1000 बटे में 50, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 20। और x जो है वो दूरी है, किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में, यानी उस केंद्र से खूंटी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 मीटर लंबी छड़ का भार 5 किलोग्राम है। इसके सिरों पर 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के भार लटके हैं। छड़ जिस बिंदु पर संतुलित होगी उसकी मध्य बिंदु से दूरी बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद इसमें कुछ कर पाएंगे। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए, 12 मीटर लंबी छड़ है, ये 12 मीटर लंबी एक छड़ हो गया, बिंदु ए, बिंदु बी। इसका भार दिया हुआ है 5 किलोग्राम। तो भार आप जानते हैं बिल्कुल मध्य में काम करता है, तो ये 5 किलोग्राम भार जो है इस छड़ का बिल्कुल मध्य में गुरुत्व केंद्र पर काम करेगा। और कह रहे हैं कि इसके दोनों सिरों पर 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के भार लटकाए गए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 किलोग्राम भार लटकाया गया है और इधर जो है 15 किलोग्राम भार लटकाया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि छड़ जिस बिंदु पर संतुलित होगी उसकी मध्य बिंदु से दूरी बताइए। मध्य बिंदु तो यही है जहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र है ना, ये मध्य बिंदु O है। और जिस बिंदु पर यह संतुलित होगी ऐसी अवस्था में, तो मान लेते हैं कोई यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए जहाँ पर ये संतुलित होगी, इन सभी भारों को संतुलित करेगी। उसी
इस बिंदु की इस मध्य बिंदु से दूरी बतानी, ये वाली दूरी का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए आपने ये इस सवाल में ये चीज़ दिया हुआ 12 मीटर लंबी टोटल छड़ है। अगर ये टोटल 12 मीटर लंबी छड़ है, इसका मतलब कि अगर ये मध्य बिंदु हमने लिया है तो फिर ये इधर का हो जाएगा 6 मीटर और ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। और हमको मध्य बिंदु से इस वाले संतुलन बिंदु की दूरी बतानी है। तो अगर हम इसको x मान लें तो बचा हुआ कितना होगा, तो ये टोटल 6 था, ये x हो गया, तो ये बचा कितना 6 माइनस x। ठीक है, और ये टोटल कितना होगा, ये तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डायग्राम बना है इसमें फिर से हम लोग आघूर्णों का नियम लगाएंगे कि उस संतुलन बिंदु के दोनों ओर सभी आघूर्णों का कुल योगफल 0 होता है, या फिर वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और हमको यही दूरी x का मान पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इस वाले बल से इस वाले बिंदु की अगर दूरी देखें तो 10 गुणे में ये 10 गुणे में दूरी कितना 6 प्लस x। ठीक है, 6 प्लस x, और भी एक यहाँ पर है, इसमें दो वामावर्त में दो हैं, प्लस करेंगे तो 5 और गुणे में ये दूरी कितना x, और बराबर इस साइड से देखिए 15 गुणे में दूरी कितना 6 माइनस x। ठीक है, तो वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। दक्षिणावर्त एक ही था तो एक ही लिखा, वामावर्त में दो थे तो दोनों का योग कर दिया। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 60 प्लस 10x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 15x। हल करेंगे यहाँ से, ये देखिए 10x 5x 15x और प्लस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस 15x। ट्रांसपोज पक्षांतर कर दीजिए तो ये 15 और ये 15 30x बराबर हो जाएगा ये 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, और हमने सारी दूरी मीटर में लिया है तो इस दूरी का मान भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इसलिए इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें आपको वामावर्त में दो बल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। चूँकि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में दो ही फार्मूले हैं और उसी पर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 क्वेश्चन ही इसके लिए काफ़ी है। एक समदंड 2 मीटर लंबा है, जब एक सिरे पर 40 किलोग्राम भार लटकाया जाता है तो उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर संतुलित हो जाता है, तो दंड का भार बताइए। ठीक है, एक समदंड जो है वो 2 मीटर लंबा है, तो देखिए 5वें क्वेश्चन में ये 2 मीटर लंबा समदंड हो गया। ठीक है, बिंदु ए हो गया, बिंदु बी, इसके बीच की दूरी है 2 मीटर। जब एक सिरे पर 40 किलोग्राम भार लटकाया जाता है, तो एक सिरे पर ये 40 किलोग्राम भार लटकाया जाएगा तो उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वो संतुलित हो जाता है। जब ये 40 किलोग्राम भार लटकाया जाता है तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं दंड का भार बताइए। दंड का भार आप जानते हैं जो भी भार होगा यहाँ पर केंद्र पर काम कर रहा होगा। ठीक है, दंड का भार यहीं पर केंद्र पर W काम करता है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी ये बिल्कुल बीच में, और टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी यहाँ पर दिया हुआ देखिए 2 मीटर है, ये टोटल 2 मीटर है, और भार बिल्कुल बीच में काम करता है, तो इसका मतलब ये इधर कितना हो जाएगा 1 मीटर और ये हो जाएगा 1 मीटर। और जो संतुलन बिंदु जो हमको मिला है वो कहाँ पर मिला है, तो 40 किलोग्राम भार लटकाया जाता है तो उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर इधर कहीं, और ये पूरा कितना है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दंड का भार बताइए, यानी ये इस बिंदु पर हमको संतुलन मिला हुआ है तो दंड का भार बताना है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है, आप देख रहे हैं कि ये 20 है तो फिर ये 80 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में। और फिर से वही आघूर्णों का फार्मूला लगाएंगे तो ये लिखेंगे 40 यानी 40 गुणे 20 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा W गुणे में 80। ठीक है, यहाँ से W का मान निकालना है तो W बराबर आ जाएगा ये 40 गुणे 20 और बटे में 80, और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और भार कितना आ गया ये कुल मिला के 10 किलोग्राम। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बल आघूर्ण एवं समांतर बल में आपने देखा कि केवल आपको बल आघूर्ण और ये आघूर्णों का जो नियम है इसको आपको ध्यान रखना है और उसके फार्मूले का प्रयोग करना सीखना है। तो कुल हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चैप्टर के सारे फार्मूले को क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करना है वो समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको कंप्लीट करिए, इसके फार्मूले जो है रिवाइज करते रहिए, नोट्स को जो है डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।